नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। आपके लिए लाया हूं देश और दुनिया भर की खबरें बिना किसी लाग लपेट के। बस मेरे साथ 60 मिनट तक बने रहिए आंख कान खोल के। और सबसे पहले 4 बड़ी खबरों पर नजर। चंद्रयान 2 चांद की सतह को छूने से चूक गया, लेकिन इसरो चीफ के सिवन ने अभी उम्मीद नहीं छोड़ी है। इसरो चीफ ने कहा है कि लैंडर से दोबारा संपर्क साधने की कोशिश हो रही है, उम्मीद अभी बाकी है। विदेशी मीडिया ने भारत के मिशन चंद्रयान की जमकर तारीफ की है, अभी बाकी है। विदेशी मीडिया ने भारत के मिशन चंद्रयान की जमकर तारीफ की है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि भारत भले ही अपने पहले प्रयास में लैंडिंग नहीं कर पाया, लेकिन उसकी कोशिश बताती है कि उसके पास किस हद तक इंजीनियरिंग के क्षेत्र में शौर्य और दिलेरी है। दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके में तेल के गोदाम में आग लगने से लाखों की संपत्ति राख हो गई। दमकल की 20 से ज्यादा गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हैं। किसी के हताहत या घायल होने की खबर नहीं है। एक टीवी चैनल पर आ रहे सीरियल के खिलाफ पंजाब में एससी समुदाय के लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। सीरियल में वाल्मीकि की जीवनी को तोड़ मरोड़ कर प्रसारित करने का आरोप है। प्रदर्शन के दौरान फायरिंग में एक शख्स जख्मी भी हुआ है। और आइए अब करते हैं खबरों की शुरुआत विस्तार के साथ। कर्नाटक में पुलिस वालों ने बाइक सवार एक शख्स का चालान किया तो जैसे तूफान टूट पड़ा। ट्रैफिक के नए नियमों के तहत जुर्माने की रकम बढ़ा दी गई है और शायद इसीलिए जब ट्रैफिक पुलिस वाले ने एक शख्स को पकड़ा तो वो पुलिस वालों पर ही टूट पड़ा और उसने अब देखा न ताव, पास में पड़ी ईंट उठाकर पुलिस वालों पर हमला बोल दिया। पहली ईंट उसने सामने खड़े पुलिस वाले को दे मारी। दूसरे पुलिस वाले ने उसे पकड़ना चाहा, लेकिन गुस्से में लाल हो रहा ये शख्स उसके रोके न रुका, बल्कि उसने धक्का मारकर पुलिस वाले को सड़क पर गिरा दिया और उस पर ताबड़तोड़ लात से चलाने लगा। आसपास खड़े लोग हैरानी से ये तमाशा देख रहे थे। पुलिस वाले को ईंट से सिर में चोट लगी थी और उसके सिर से खून बह रहा था। वहीं दूसरा पुलिस वाला बाइक सवार को नियम समझाने की कोशिश करने लगा, लेकिन आग बबूला हुआ ये आदमी कुछ भी समझने को तैयार नहीं था। उसने हमला करने के लिए फिर लपक कर ईंट उठाई, हालांकि लोगों ने उसे रोक लिया। उधर लोगों ने जख्मी पुलिस वाले के सिर पर पट्टी बांधी और खून रोकने की कोशिश की। थोड़ी ही देर में पुलिस की गाड़ी वहां आ गई और इस आदमी पर काबू पाया। लेकिन भुवनेश्वर में तो पुलिस और पुलिस के आला अफसरों के लिए भीड़ के बीच से निकलना ही मुश्किल हो गया। बताया गया कि चालान काटने से नाराज लोगों ने पुलिस वालों को ही घेर लिया। देखते ही देखते वहां सैकड़ों की तादाद में लोग जमा हो गए। पुलिस के ऊपर लोगों ने अटैक किया है। पुलिस की गाड़ी को भी अटैक हुआ है। देख सकते हैं ये है भुवनेश्वर का राजभवन छक है। यहाँ कितने सारे लोग हैं जो पुलिस के ऊपर हमला कर रहे हैं। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन नाराज भीड़ कुछ भी सुनने को तैयार नहीं हुई। हालात यहां तक बिगड़े कि लोगों ने पुलिस की गाड़ी पर हमला करना शुरू कर दिया। भीड़ के आगे बेबस पुलिस वालों ने वहां से निकलने में ही भलाई समझी और किसी तरह पुलिस की गाड़ी वहां से निकल पाई। पुलिस ने हालात को काबू में करने का दावा किया है, लेकिन चालान पर बवाल कम होता नजर नहीं आया। और कुछ इसी तरह वाराणसी में भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चालान के खिलाफ मोर्चा खोला। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मोटरसाइकिल को रिक्शे पर रखकर ट्रैफिक के नए नियमों का विरोध किया और दावा किया कि नियमों में बदलाव से आम लोगों को परेशानी हो रही है। जितनी हमारी मोटरसाइकिल नहीं है उतने चालान काटा जा रहा है। इसके विरोध में आज समाजवादी पार्टी के लोहिया वानी के कार्यकर्ताओं ने इसके विरोध में आज हम लोग समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और लोहिया वानी कार्यकर्ता पूरे बनारस के अंदर एक जन आक्रोश कर आंदोलन करने की बात करें। समाजवादी पार्टी को नियमों में बदलाव और पुलिस की सख्ती से एतराज है। आरोप लगाया कि पुलिस वाले चालान काटने में मनमानी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने इसके खिलाफ राज्य भर में आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी है। जेएनयू में देश विरोधी नारे लगाने के आरोपी कन्हैया कुमार के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं देने पर बीजेपी ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। बीजेपी के बड़े नेताओं की अगुवाई में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने सीएम आवास तक जाने की कोशिश की और इस दौरान बड़ी तादाद में जुटे कार्यकर्ताओं ने सीएम केजरीवाल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ये संजना कुछ कहने आया है। हाथों में केजरीवाल के खिलाफ लिए पोस्टर और बैनर के साथ कार्यकर्ता सीएम आवास की ओर बढ़े, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग करके उनका रास्ता रोक दिया। फिर भी कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग हटाने की कोशिश की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा भी किया। रास्ते में दिल्ली सरकार के बैनर और पोस्टर फाड़ डाले गए।
नारेबाजी करते हुए कार्यकर्ता लगातार आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे, लेकिन पुलिस वालों ने उन्हें रोक लिया। इसके बाद उन्होंने बैरिकेड पर खड़े होकर ही नारेबाजी शुरू कर दी। जिस प्रकार से गद्दारों के साथ और अराजकताओं का साथ देते हैं, उसके खिलाफ हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हमारी ये लड़ाई अभी चलेगी। बीजेपी युवा मोर्चा ने आरोप लगाया कि केजरीवाल सरकार देशद्रोह मामले में कन्हैया कुमार और दूसरे आरोपियों को बचा रही है। जो देश के खिलाफ बोलेगा, देश के टुकड़े करने की बात कहेगा, वो सब आतंकवादी है। भारत में रहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा, भारत माता की जय। युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने भी मोर्चा संभाला और सरकार से जेएनयू वाले मामले में कार्रवाई करने की मांग की। बीजेपी ने आरोप लगाया कि केजरीवाल सरकार कन्हैया कुमार और दूसरे आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं दे रही। 9 महीने से फाइल केजरीवाल जी ने दबाई हुई है। किसी गृह विभाग के पास कोई फाइल नहीं गई, कोई किसी की टिप्पणी नहीं है। जानबूझकर उसको देरी कर रहे हैं और प्रोसिक्यूशन के बीच में आ रहे हैं। न्यायालय को अपना काम करने दो, पुलिस को अपना काम करने दो। आप न्याय प्रक्रिया के बीच में क्यों आ रहे हैं? बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के तेवर देखते हुए पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। कार्यकर्ताओं को पुलिस की बस में बैठाकर वहां से ले जाया गया। हालांकि इस दौरान भी जमकर धक्का मुक्की हुई। दिल्ली में विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी का केजरीवाल सरकार पर हमला तेज हो गया है। राजस्थान में बीजेपी के समर्थन से सांसद बने हनुमान बेनीवाल ने सरेआम वसुंधरा राजे को नागिन कहते हुए उन्हें जल्द ही जेल भेजने की चेतावनी तक दे दी। बेनीवाल पहले भी वसुंधरा राजे के विरोधी रहे हैं, लेकिन बीजेपी के दिग्गज नेता पर उनकी अभद्र टिप्पणी से अब सियासी पारा चढ़ गया है। रूस हमारा मित्र देश है और जो देश में और हनुमान बेनीवाल के विवादित बयान को राजस्थान बीजेपी में वसुंधरा राजे के घटते कद से जोड़कर देखा गया। आरएलपी के संयोजक और किसान नेता बेनीवाल ने झुंझुनू में मंच से वसुंधरा को नागिन कह दिया और अपनी बात पर कायम रहे। तो आपको पता नागिनों में तो फिल्में बनी है कई नागिन 1, नागिन 2, नागिन 3 तो नागिन में सपेरा एक मैं तेरी नागिन है। हालांकि पत्रकारों ने उन्हें याद दिलाया कि अब वो बीजेपी के साथ हैं। फिर भी बेनीवाल वसुंधरा के खिलाफ बयानबाजी से रुके नहीं। वो तो पहले ही कहता था वो नई बात क्या रिन्यूअल, वो तो मैं रिन्यूअल कर रहा हूँ। वो जो मेरी बात कही थी ना, उसको मैं रिन्यू कर रहा हूँ वापस। सिर्फ वसुंधरा राजे ही नहीं, बेनीवाल ने लगे हाथ अशोक गहलोत को भी निशाने पर लिया। पूर्व मुख्यमंत्री को नागिन बताया तो मौजूदा मुख्यमंत्री को सपेरा बता दिया। नहीं, सपेरा अशोक गहलोत वही नचाता नागिन को। हनुमान बेनीवाल कभी बीजेपी में थे, बाद में इस किसान नेता ने बीजेपी छोड़कर अपनी पार्टी बनाई। अब एक बार फिर बीजेपी का दामन थामा है, लेकिन नागौर के सांसद अब अपनी ही पार्टी के दिग्गज नेता को जेल भेजने की धमकी दे रहे हैं। वसुंधरा साहब अब जेल भेजेंगे, वसुंधरा जी बाद में जेल भेजने की बात बता देंगे। चर्चा है कि राजस्थान बीजेपी में वसुंधरा राजे गुट अब हाशिए पर है और यही वजह है कि बेनीवाल भी खुलेआम ऐसी बयानबाजी से परहेज नहीं कर रहे। वैसे मंडावा और खींवसर विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और माना जा रहा है कि बेनीवाल वहां अपनी पार्टी की दावेदारी मजबूत करने के लिए जोर लगा रहे हैं। हाजीपुर में पेट्रोल पंप से बदमाशों ने लाखों रुपए लूट लिए। बिहार के हाजीपुर में ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए पेट्रोल पंप पर 2 बाइक से आए 4 नकाबपोश बदमाशों ने लाखों रुपए की लूट को अंजाम दिया। सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हो गई। बिहार के मुजफ्फरपुर में कंपनी में दिन दहाड़े बदमाशों ने 17,62,000 रुपए लूट लिए। लूट की पूरी वारदात कंपनी में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। काम की तलाश में ओमान गईं तमिलनाडु की 100 भारतीय महिलाएं बिना पासपोर्ट के मस्कट में फंस गईं। बेबस महिलाओं ने वीडियो बनाकर आंध्र के मुख्यमंत्री से मदद की गुहार लगाई है। मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित 29वीं इंडियन वेटनरी कॉन्फ्रेंस में पहुंचे केंद्रीय मंत्री प्रताप चंद्र सारंगी के कार्यक्रम के दौरान अचानक बिजली चली गई और कार्यक्रम स्थल पर अंधेरा छा गया। मध्य प्रदेश के बालोद के केरी नाले में बहे 4 लोगों के शव अलग अलग समय पर मिले। मरने वालों में एक बच्चा, 2 महिलाएं और एक युवक शामिल है। मध्य प्रदेश के भिंड में साइकिल से जा रहे युवक को बाइक सवार बदमाशों ने पैरों में गोली मारकर घायल कर दिया। घायल युवक काफी देर तक सड़क पर तड़पता रहा। नोएडा के सेक्टर 58 थाना इलाके में पार्किंग को लेकर 2 कंपनी के कर्मचारी आपस में भिड़ गए और एक दूसरे को जमकर लात घूंसों से पीटा। पुलिस ने 22 लोगों को गिरफ्तार किया है। यूपी के रामपुर में छेड़छाड़ के आरोपी के खिलाफ पुलिस के एक्शन से नाराज आरोपी के परिजनों ने पुलिस की गाड़ी के आगे लेटकर हंगामा किया। मध्य प्रदेश के बैतूल रेलवे स्टेशन पर साल 1912 में ट्रेनों के संचालन की जानकारी देने वाली घंटी लगाई गई है, जिसे देखने दूर दूर से लोग आ रहे हैं। उत्तराखंड के देहरादून में 5वें देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आगाज हुआ, जिसमें बॉलीवुड के कलाकार मौजूद रहे और कहा कि फिल्म बनाने के लिए उत्तराखंड बेस्ट लोकेशन है।
गुजरात के गिर में बारिश के बाद जंगल से बाहर सड़क पर 10 से ज्यादा शेरों का झुंड नजर आने पर लोगों ने गाड़ी रोककर वीडियो बनाया। ग्रेटर नोएडा के ऊंचा अमीपुर गांव में तेंदुए ने गाय के बछड़े पर हमला कर उसे निवाला बनाया। तेंदुए के होने से आतंक के साए में ग्रामीण जी रहे हैं। बिहार के सहरसा में पंचायत मुखिया के पति की हत्या से आक्रोशित परिजनों ने डीएम ऑफिस का घेराव कर प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस से लोगों की झड़प हो गई। बिहार के नालंदा में बर्थडे पार्टी के दौरान ठुमकों के बीच फायरिंग करने और जाम छलकाने वाले युवक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। महाराष्ट्र के नासिक के महात्मा नगर की एक इमारत में भीषण आग लगने से इमारत में फंसे 10 लोगों को दमकल कर्मियों ने बाहर निकाला। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। हालत में सुधार नहीं होने पर उन्हें बिलासपुर के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वॉशिंगटन में भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू हो चुका है, जो 18 सितंबर तक जारी रहेगा। पाकिस्तान में भी 3 तलाक बैन करने की मांग उठी है। एक संवैधानिक इकाई ने सिफारिश कर कहा है कि 3 तलाक या फौरी तलाक देने को देश में दंडनीय अपराध बनाया जाए। भारत की स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर को मोदी सरकार डॉटर ऑफ द नेशन के खिताब से सम्मानित करेगी। 28 सितंबर को लता ताई का 90वां जन्मदिन है। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान मुंबई में हो रही बारिश का मजा साइकिल से लेते हुए नजर आए। वो अपनी अपकमिंग फिल्म दबंग 3 के सेट पर साइकिल से पहुंचे। दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस कितने भी दावे करे, लेकिन देश की राजधानी महिलाओं और बच्चों के लिए बिल्कुल भी महफूज नहीं है। ऐसी ही एक वारदात बाहरी दिल्ली के छावला इलाके में हुई, जिसको देखकर रोंगटे खड़े हो गए। और इस खौफनाक वारदात की तस्वीरें गली में लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें साफ दिखा कि छावला इलाके की गली नंबर 2 में चेन स्नैचिंग को किस तरह अंजाम दिया गया। एक महिला अपने हाथ में स्कूल बैग लिए अपने मासूम बच्चे के साथ आ रही थी, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसका पीछा बाइक सवार 2 बदमाश कर रहे थे। खाली सड़क पर निश्चिंत होकर जा रही महिला के आगे बदमाशों ने बाइक रोकी और फिर यू टर्न लेकर वापस आए। बदमाशों के इरादों से अनजान महिला अपनी राह पर चली जा रही थी। इस दौरान बाइक पर पीछे बैठा शख्स बाइक से उतर गया और महिला की दिशा में आगे बढ़ा। बाइक सवार भी धीरे धीरे बाइक को लेकर आगे बढ़ रहा था। दोनों शख्स महिला के पास मंडराने लगे, लेकिन महिला बेफिक्र होकर आगे बढ़ रही थी। महिला को आगे बढ़ता देख बाइक पर बैठा युवक पीछे से आया और बड़े आराम से महिला के गले पर झपट्टा मारकर चेन छीन ली और तेजी से भाग निकला। दूसरे बदमाश ने बाइक स्टार्ट की हुई थी, साथी के बैठते ही उसने बाइक आगे बढ़ा दी। उधर सकपकाई महिला ने बदमाशों का पीछा करने की कोशिश की, लेकिन लड़खड़ा कर गिर गई और बाइक सवार देखते ही देखते वहां से रफू चक्कर हो गए। महिला चाहकर भी कुछ नहीं कर सकी और अपने बच्चे के साथ बेबसी से सिर्फ बदमाशों को देखती रह गई। राजधानी दिल्ली में आए दिन हो रही चेन स्नैचिंग की वारदात से चिंता बढ़ी है। इस मामले में पूरी प्लानिंग के साथ ऐसी महिला को निशाना बनाया गया जिसके साथ एक छोटा बच्चा था और वो चाहकर भी विरोध नहीं जता सकती थी। कहते हैं कि अगर ऊपर वाला साथ हो तो मौत के मुंह में जाकर भी जिंदगी बच सकती है। गुजरात के समुद्री तट पर एक बोट देखते ही देखते समंदर में डूब गई। बोट पर दर्जन भर से ज्यादा लोग सवार थे। तेज हवा और लहरों के बीच उनका वहां से बच निकलना किसी चमत्कार से कम नहीं था। लेकिन एक बार फिर जाको राखे साइयां मार सके ना कोई वाली कहावत सही साबित हुई। अमरेली में जाफराबाद के पास समंदर में खड़ी ये बोट हिचकोले ले रही थी और बोट पर खड़े करीब दर्जन भर लोगों के सामने मौत खड़ी थी। समंदर की तेज लहरें बोट को डुबो देने के लिए मचल रही थी और बोट पर घिरे हुए लोग जिंदगी की दुआ मांग रहे थे, लेकिन होनी को टालना तो नामुमकिन था। समंदर की लहरों के आगे बोट ने घुटने टेक दिए और एक किनारे से पानी बोट पर चढ़ गया। बोट पर मौजूद लोगों के सामने कोई चारा नहीं था और बोट की दूसरी ओर जाकर खड़े हो गए। इसके बाद देखते ही देखते बोट एक तरफ झुकने लगी और फिर वो लम्हा भी आ गया जब बोट का आधा हिस्सा समंदर में डूब गया। इसके बाद भारी भरकम बोट को लहरों ने पछाड़ दिया। एक बार तो ऐसा लगा कि बोट पर सवार सभी लोग बोट के साथ ही समंदर में समा जाएंगे, लेकिन उन लोगों ने चुनौती के सामने हौसला दिखाया। बोट जैसे ही समंदर में डूबने लगी, उन्होंने समंदर में छलांग लगा दी और तैरते हुए वहां से निकलने लगे। उधर खाली बोट धीरे धीरे समंदर की आगोश में समाने लगी। सिर्फ उसका ऊपरी हिस्सा ही पानी की सतह पर नजर आया। बोट पर मौजूद लोगों को बचाने के लिए एक दूसरी बोट वहां पहले ही पहुंच चुकी थी। हादसे को देखते हुए वो तेजी से डूबते हुए नाव की तरफ बढ़ी। समंदर की तेज लहरों का सामना करते हुए लोग जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे। गनीमत ये थी कि उन्होंने लाइफ सेविंग जैकेट पहनी हुई थी। तैरते हुए वो बोट के करीब पहुंच गए। बोट ने उनकी ओर रस्सी फेंकी और एक के बाद एक सभी लोग बोट पर सही सलामत आ गए। बताया गया कि जो बोट डूब गई उसका नाम अलविदा था। खराब मौसम और समंदर की तेज लहरों के सामने उसने भी अलविदा कह दिया। जिस बोट से लोगों को बचाया गया उसका नाम रुखसत है। लोगों को सकुशल बचाकर ही उन्हें वहां से रुखसत किया गया। एनएसए अजीत डोभाल ने कश्मीर में बेहतर हालात का दावा करते हुए साफ कर दिया कि 370 हटने से ज्यादातर कश्मीरी खुश हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने पाकिस्तान पर कश्मीर में आतंक को बढ़ावा देने का आरोप बढ़ा।
जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के एक महीने बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने वहां रह रहे लोगों की जो खबर दी है वो हर फिक्रमंद हिंदुस्तानी के लिए सबसे बड़े सुकून की बात है। डोभाल के मुताबिक अधिकतर कश्मीरी अनुच्छेद 370 हटने से खुश हैं। वो ज्यादा से ज्यादा अवसर, भविष्य, आर्थिक प्रगति और रोजगार के अवसरों को देख रहे हैं। केवल कुछ शरारती तत्व ही इसका विरोध कर रहे हैं। मतलब ये कि 70 साल से बुनियादी हक और हकूक के लिए जद्दोजहद कर रही जम्मू कश्मीर की आवाम की आंखों में सुनहरे मुकद्दर का सपना शक्ल लेने लगा है। जिन्हें नई बुलंदी आवाम की आंखों में सुनहरे मुकद्दर का सपना शक्ल लेने लगा है, जिन्हें नई बुलंदी देने के लिए पहले से ही कई योजनाएं सरकार की झोली में हैं और अब ज्यादातर इलाकों से एहतियातन प्रतिबंध भी हटा लिया गया है। एनएसए के मुताबिक जम्मू कश्मीर के 199 पुलिस स्टेशन इलाकों में से केवल 10 इलाकों में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी है। बाकी जगहों पर कोई प्रतिबंध नहीं है। सूबे में 100% लैंडलाइन फोन काम कर रहे हैं। डोभाल ने दावा तब किया है जब सीपीएम नेता सीताराम येचुरी के हलफनामे पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। येचुरी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही एक हफ्ते पहले श्रीनगर में सीपीएम नेता यूसुफ तारिगामी से मिलने गए थे और लौटकर कहा कि उन्हें अवैध हिरासत में रखा गया है, फोन काम नहीं कर रहे। सरकार का हर दावा जमीनी सच्चाई से अलग है। देखिए, जो भी सरकार के वादे करे, जो हमने देखा वो जो है सरकार के वादों के बिल्कुल विपरीत है जो परिस्थिति है। आज भी कॉमरेड यूसुफ के 2 लैंडफोन है, दोनों काम नहीं कर रहे। किसका रिस्टोर किया, कहाँ पे रिस्टोर हुआ, ये सब सरकार के दावे कर रहे हैं, लेकिन असलियत जमीन पर उसका एकदम विपरीत। अगर कुछ जगहों पर ऐसा है भी तो डोभाल ने जो कहा उसके मुताबिक पाकिस्तान लगातार गड़बड़ी फैलाने की कोशिश में जुटा है। महीने भर में 230 पाकिस्तानी आतंकियों का पता चला है। कुछ आतंकियों ने घुसपैठ की तो कुछ को गिरफ्तार किया गया है। बॉर्डर से सटे पाकिस्तानी टॉबरों से भड़काऊ मैसेज भेजे जा रहे हैं। यानी अब घाटी से ज्यादा बड़ी चुनौती बॉर्डर पर हालात को नियंत्रित करने की है। डोभाल के मुताबिक उसके लिए सेना के जवान मुस्तैद हैं। शुक्रवार को पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने एलओसी का दौरा किया था और उससे पहले पाक आर्मी चीफ ने भारत को जंग की धमकी दी थी, लेकिन बीजेपी ने पाकिस्तान को अपनी हदों में रहने की नसीहत दी। सर, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान कल एलओसी पर गए थे। उनका कहना है कि कश्मीर पाकिस्तान की दुखती रग है। नहीं, बहुत अच्छा किया, वो घूम के आ गए। ज्यादा दिन तक उनके पास रहनी नहीं, बाद में मौका न मिले। आजकल पाकिस्तानी जनरल हो, उनके मेजर हो, उनके कैप्टन हो, उनके कैप्टन इमरान खान जिनको कप्तान कहते हैं, सब घूम कर आ गए। वो वादी ज्यादा दिन तक नहीं रख पाएंगे वो अपने पास। वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, भारत का भी अंग है। थोड़ा घूम ले, बाद में तो इंडिया आएंगे तो वीजा लेकर जाना हो। सर, पीओके में पाकिस्तान में लगातार वहां पर सेना तैनात किए जा रहा है, सेना की संख्या बढ़ाते जा रहा है। क्या है उनकी सेना, क्या दम है उनकी सेना में? हमें याद नहीं कि उनके सैनिकों ने 90,000 थे। जनरल नियाजी की क़यादत में भारत के सैनिकों के कदमों में हथियार डाल दिए थे। करगिल में चोटी पर थे, नीचे से चढ़कर मारा था हमने उनको। जब भी युद्ध में हमारे सामने आए हैं, पिटे हैं। अभी तो उनकी आर्मी में भगदड़ है, युद्ध के डर से भाग रहे हैं उनकी आर्मी के लोग, आर्मी छोड़कर। क्योंकि जब भारत का जवान सामने होता है उनको पसीने आ जाते हैं, हाथ कांपने लगता है, हथियार गिर जाता है। उनकी आर्मी कितने भी तैनात कर दें, कुछ होने वाला नहीं है। कानपुर देहात में शराबी पुलिसकर्मी राहगीरों से बदसलूकी करते दिखाई दिए। यूपी के कानपुर देहात में पुलिसकर्मियों की शर्मसार कर देने वाली तस्वीर सामने आई है, जिसमें 2 पुलिसकर्मी शराब की दुकान के बाहर नशे की हालत में राहगीरों से बदसलूकी करते नजर आए। उत्तराखंड के ऋषिकेश में इस्कॉन वृंदावन ईस्ट ट्रस्ट के ट्रस्टियों ने मधुबन आश्रम के महंत परमानंद दास सहित 5 लोगों पर लाखों की ठगी का आरोप लगाया और मधुबन आश्रम को ट्रस्ट की संपत्ति बताया। गुजरात के अहमदाबाद में बाइक चलाते समय मोबाइल पर बात करते पकड़े जाने पर ट्रैफिक पुलिसकर्मियों ने पुलिसकर्मी का चालान काटा है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बारिश और बाढ़ की वजह से नाचनी इलाके में कई मकान डूब गए हैं, तो वहीं लैंडस्लाइड की वजह से अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। पंजाब के फिरोजपुर और लुधियाना में दलित समुदाय ने बंद बुलाया। दलित समुदाय का आरोप है कि टीवी सीरियल राम सिया के लवकुश में भगवान वाल्मीकि का अपमान किया गया है। आज ही के दिन संसद में पहली बार गूंजे राष्ट्रगीत वंदे मातरम को यादगार बनाने के लिए वाराणसी के भारत माता मंदिर में शहनाई वादक महेंद्र प्रसन्ना और उनके साथियों ने राष्ट्रगीत की धुन बजाई।
कैरिबियाई देश बहामास में तबाही मचाने के बाद डोरियन तूफान अमेरिका के फ्लोरिडा पहुंच चुका है, जहां वो जमकर उत्पात मचा रहा है। हांगकांग सरकार के प्रस्तावित कानून के खिलाफ अभी भी वहां तनाव जारी है। प्रदर्शनकारी जगह जगह आगजनी कर रहे हैं, जिसको कंट्रोल में करने में पुलिस जुटी हुई है। एक्टर सलमान खान के साथ अपने रिलेशनशिप पर पहली बार कटरीना कैफ ने खुलकर एक इंटरव्यू में जवाब दिया। कटरीना ने कहा कि सलमान ने हमेशा दोस्त के तौर पर मेरा साथ दिया है और वो जिंदगी भर मेरे दोस्त रहेंगे। बॉलीवुड एक्टर विद्युत जामवाल के अनोखे तरीके से वर्कआउट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो भरे हुए गैस सिलेंडर को उठाकर वर्कआउट करते हुए नजर आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो गए। बीजेपी ने इन 100 दिनों की उपलब्धियों को इस तरह से जनता के सामने पेश किया है, जिससे लोगों को पता चले कि ये सरकार निर्णय लेने में सक्षम, आत्मविश्वास से भरपूर एक निर्णायक सरकार है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A निरस्त करना पहले 100 दिनों में सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है, क्योंकि अनुच्छेद 370 को निरस्त करना बीजेपी के घोषणा पत्र में शामिल किया गया सबसे बड़ा वादा था। साथ ही 3 तलाक कानून भी उन्हीं उपलब्धियों में से एक है, क्योंकि राज्यसभा में पार्टी की पर्याप्त संख्या नहीं होने के बाद भी 3 तलाक बिल पास करवाया गया, जैसा कि उन्होंने मुस्लिम महिलाओं से वादा किया था। इस दौरान बीजेपी आलाकमान ने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनवाने के लिए डोर टू डोर जाकर बताने या फिर छोटी सभाएं आयोजित करने की बात कही। इस बीच रोहतक में 8 सितंबर यानी कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होने वाली है, जिसमें वो 100 दिन की उपलब्धियां गिनवाने के साथ देशवासियों को नया तोहफा दे सकते हैं। इसके अलावा कहा जा रहा है कि 17 सितंबर को पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर बीजेपी पूरे सप्ताह सेवा सप्ताह मनाएगी। मोदी सरकार के 100 दिन पूरे होने जा रहे हैं सर, क्या लगता है? ये 100 दिन परिश्रम के 100 दिन रहे हैं, परफॉर्मेंस के 100 दिन रहे हैं और कहीं न कहीं देश के प्रोग्रेस को समर्पित 100 दिन रहे हैं और प्रोग्रेस और परफॉर्मेंस के माध्यम से देश की प्रॉस्पेरिटी को मजबूत करने वाले 100 दिन रहे हैं। पिछले 5 सालों में इस मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने समावेशी विकास, सर्वस्पर्शी विकास के लिए काम किया और आने वाले दिनों में भी 5 सालों में हम बहुत बेहतर काम। रात का वक्त था और पूरा देश बड़ी ही बेसब्री से लैंडर विक्रम के चांद की धरती को चूमने और खुशियों में झूमने का इंतजार कर रहा था। दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ। हालांकि जिस वक्त चंद्रयान से इसरो का संपर्क टूटा, वो चांद की सतह छूने से महज 2 किलोमीटर दूर था। इस दौरान सभी के चेहरे पर कामयाब होने की उम्मीद साफ तौर पर झलक रही थी और सब कुछ ठीक चल रहा था। वैज्ञानिकों ने लैंडर की गति को भी काफी हद तक कम कर लिया था और उसके सभी चारों इंजन भी सही से काम कर रहे थे। पीएम मोदी समेत सभी खुश थे और लैंडर के हर कदम आगे बढ़ने पर तालियां बजाकर वैज्ञानिकों की हौसला अफजाई कर रहे थे। यही नहीं, लैंडर की लैंडिंग प्रक्रिया शुरू होने के बाद से ही पीएम लगातार वहां होने वाली हर अनाउंसमेंट और सामने स्क्रीन पर चल रहे आंकड़ों को जानने और समझने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अचानक से लैंडर से मिलने वाला डेटा रुक गया और इसरो वैज्ञानिकों का डर सही साबित हुआ। करीब 12 मिनट 30 सेकंड का समय व्यतीत हो चुका है। हम लोग काफी नजदीक चंद्रमा की सतह पर। कंट्रोल रूम में बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती थी। हालांकि हर कोई बस यही दुआ कर रहा था कि विक्रम अपने मुकाम पर सही से पहुंच जाए। अंतिम दौर पे लेकिन लैंडर धीरे धीरे अपने तयशुदा रास्ते से भटक गया और चांद को छूने से पहले ही लैंडर का इसरो से संपर्क टूट गया। इस वक्त लैंडर की ऊंचाई चांद की सतह से महज 2 किलोमीटर दूर थी। चांद के इतने करीब पहुंचने और लैंडर की लैंडिंग न होने से इसरो के कंट्रोल रूम में अचानक सन्नाटा पसर गया। आंकड़ों की निश्चितता के लिए हमें थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। थोड़ी देर बाद इसरो चीफ के सिवन वहां बैठे पीएम मोदी के पास आए और उन्हें मिशन के असफल होने की जानकारी दी। इस दौरान पीएम मोदी ने इसरो के वैज्ञानिकों को निराश न होने को कहा। इस बीच देर रात टीवी पर टकटके लगाए बैठे देश के लाखों लोग मायूसी में डूब गए, जिन्हें इसरो चीफ के सिवन ने बेहद भारी मन से मिशन के फेल होने की जानकारी दी। मिशन कंट्रोल सेंटर विक्रम लैंडर मिशन was as planned and the normal performance was observed up to an altitude of 2.1 kilometer. Subsequently, the communication from lander to ground station was lost. The data is being analyzed. भले ही चंद्रयान चांद पर न उतर सका हो, लेकिन इसे हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों का जज्बा ही कहा जाएगा कि इतने कम समय में और इतनी कम लागत से चंद्रयान 2 को चांद के उस दक्षिणी ध्रुव पर उतारने की कोशिश की।
जहां दुनिया का कोई भी देश अभी तक पहुंच नहीं पाया था। हालांकि इसके बाद पीएम मोदी इसरो सेंटर से बाहर आए और वैज्ञानिकों से मिले। इस दौरान उन्होंने इसरो चीफ के सिवन के कंधों पर हाथ रखा और पीठ ठोकते हुए उनकी और वहां मौजूद वैज्ञानिकों की तारीफ की। देखिए, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और जब मैं देख रहा था कि अब कम्युनिकेशन ऑफ हो गया है तो मैं देख रहा था कुछ सारे चेहरे एकदम से हो गए। लेकिन ये कोई छोटा अचीवमेंट नहीं है जो आप लोगों ने किया। देश आप पर गर्व करता है और आपकी इस मेहनत ने बहुत कुछ सिखाया भी। और जैसा मुझे बताया सब साइंटिस्टों ने कि अगर फिर से कम्युनिकेशन शुरू हुआ तो फिर तो ये बहुत सारी चीजें हमें देता रहे। तो होप फॉर द बेस्ट। मेरी तरफ से आपको बहुत बधाई है। इसरो कमांड सेंटर में देश भर से आए करीब 70 बच्चे भी मौजूद थे। पीएम मोदी ने इन बच्चों से भी मुलाकात की। मिशन चंद्रयान 2 सफल न होने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने देश और वैज्ञानिकों को संबोधित किया। इसके बाद वो इसरो के सभी वैज्ञानिकों से फिर मिले। लेकिन जैसे ही मोदी आखिर में इसरो चीफ के सिवन के पास पहुंचे तो सिवन भावुक हो गए। इस दौरान पीएम ने भी उन्हें गले लगाकर संभाला और ढाढ़स बंधाया। ये पल सच में हिंदुस्तान के हर शख्स को भावुक कर देने वाला था। सिवन काफी देर तक मोदी के गले से यूं ही लिपटे रहे और मोदी उन्हें प्यार से पुचकार कर एक बच्चे की तरह चुप कराते रहे। और करे भी क्यों ना, सिवन और उनकी टीम ने दिन रात एक कर इतनी मेहनत जो की थी, केवल इसरो के प्रमुख सिवन की आंखें ही नहीं भर आईं, बल्कि वहां मौजूद सारे लोग मायूस थे जो कई दिनों से दिन रात चांद पर एक इतिहास बनाने की कोशिश में जुटे थे। ये पल प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी कम भावुक नहीं था, लेकिन वो हिम्मत दिखा रहे थे। वो अपने वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ा रहे थे। वो ये भरोसा दे रहे थे कि पूरा हिंदुस्तान उनके साथ है। वो आगे बढ़ते रहे। चांद पर फतह तो होगी ही, आज नहीं तो कल। मुझे अपने देश, अपने वैज्ञानिक, इंजीनियर, आप सभी के प्रयासों पर गर्व है। मैंने आपको जानने में कहा और अगर फिर कहना मैं आपके साथ। मोदी वैज्ञानिकों को दिलासा दे रहे थे कि विज्ञान का चक्र कभी थमता नहीं है, कभी रुकता नहीं। उन्होंने इसरो का देश की शान बढ़ाने के लिए शुक्रिया अदा किया। ये आप लोग हैं जिन्होंने अपने पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह पर भारत का झंडा फहराया। हमारे चंद्रयान ने भी दुनिया को चांद पर पानी होने जैसी अहम जानकारियां आपके ही प्रयास थे। पीएम मोदी ने चंद्रयान 2 टीम के एक एक वैज्ञानिक से हाथ मिलाया। इसरो सेंटर में घूम घूम कर हर साइंटिस्ट का मनोबल भी बढ़ाया, क्योंकि प्रधानमंत्री जानते हैं कि बरसों की मेहनत के बाद जब मन माफिक नतीजे नहीं मिलते तो कैसा अनुभव होता है। इसीलिए नई जंग के लिए कैसे इरादे बुलंद रखे जाते हैं। और आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर के 15 मिनट में क्या हुआ जिससे करोड़ों भारतीयों का सपना टूट गया। रात 1:38 पर लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू की गई। रात 1:39 पर लैंडर में लगे जो इंजन थे उनको चालू किया गया। इसके बाद रात 1:45 पर लैंडर की स्पीड को कम किया गया, धीमा किया गया। रात 1:50 पर लैंडर को चांद की सतह की ओर मोड़ दिया गया। रात 1:51 पर लैंडर का संपर्क इसरो से टूट गया। इसके बाद 1:53 पर इसरो वैज्ञानिकों के चेहरे पर तनाव देखा गया। 1:55 पर प्रधानमंत्री मोदी को इस पूरे घटनाक्रम का अपडेट दिया गया। 1:59 पर प्रधानमंत्री मोदी कमांड सेंटर से नीचे उतरे और 2:05 पर इसरो ने लैंडर से संपर्क टूटने की जानकारी दी। 2:06 पर चंद्रमा से 2.1 किलोमीटर पहले लैंडर से संपर्क टूट गया। चांद तक पहुंचने में थोड़ी सी कसर भले ही रह गई, लेकिन उम्मीदें अभी खत्म नहीं हुई हैं। वैज्ञानिकों ने अभी अपना हौसला खोया नहीं है। अभी भी इसरो वैज्ञानिक लैंडर के सिग्नल का इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद ये भी है कि लैंडर चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित पहुंच गया है और हो सकता है कि लैंडर एक्टिवेट होकर वापस सिग्नल पहुंचाने में कामयाब हो जाए।
जबकि ऑर्बिटर अब भी चंद्रमा की कक्षा में मौजूद है और वहां से लैंडर को वो तस्वीरें भेजता रहेगा और डेटा भेज रहा है। वहीं विपक्षी दलों के नेताओं ने भी इसरो के वैज्ञानिकों की हौसला अफजाई की। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने चंद्रयान 2 मिशन पर आधिकारिक बयान जारी किया है और उनके काम की तारीफ की है। वहीं चंद्रयान 2 को लेकर प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि इसरो टीम में प्रत्येक पर गर्व है। असफलता यात्रा का एक हिस्सा है, उसके बिना कोई सफलता नहीं मिलती। पूरा देश आपके साथ खड़ा है और आप पर विश्वास करता है। वहीं राहुल गांधी ने भी कहा है कि आपका काम बेकार नहीं जाएगा। इसने कई बेजोड़ और महत्वाकांक्षी भारतीय अंतरिक्ष मिशनों की बुनियाद रखी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इसरो वैज्ञानिकों की तारीफ की है। उन्होंने अपने ट्वीट संदेश में लिखा कि हमें अपने वैज्ञानिकों पर गर्व है। इसरो टीम ने चंद्रयान 2 के लिए कठोर मेहनत की। हम सब आपके साथ हैं। आप हमें हमेशा गौरवान्वित होने का मौका देते रहेंगे। इधर पाकिस्तान है कि कभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ सकता। इसका सबूत एक बार फिर से पाकिस्तान के मंत्री फवाद चौधरी ने दिया है, क्योंकि जैसे ही इसरो का चंद्रयान 2 के लैंडर विक्रम से संपर्क टूटा, वैसे ही पाकिस्तान के विज्ञान और तकनीकी मंत्री फवाद चौधरी ने भारत के चंद्रयान 2 मिशन का मजाक उड़ाया। उन्होंने एक बेहद ही बेहुदा ट्वीट किया, जिसके बाद फवाद चौधरी की ट्विटर पर जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही थी। बॉलीवुड एक्ट्रेस पायल रोहतगी ने तो फवाद चौधरी की तुलना जोकर से कर दी। दरअसल पाकिस्तानी मंत्री ने फवाद चौधरी ने ट्विटर पर लिखा कि जो काम आता नहीं उससे पंगा नहीं लेते, डियर इंडिया। जिसके जवाब में अभिनेत्री पायल रोहतगी ने फवाद चौधरी को पाकिस्तान का एक जोकर करार दिया और लिखा कि इनकी बातों पर ध्यान न दें, इन्हें भी अटेंशन चाहिए। साबरकांठा में जान जोखिम में डालकर बच्चे स्कूल जाते हुए दिखे। गुजरात के साबरकांठा में बरसाती नदी पार करते समय स्कूली बच्चों का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें मानव श्रृंखला बनाकर बच्चे नदी पार करते दिखे। यूपी के मैनपुरी में बारिश के चलते भरभराकर गिरे एक मकान के मलबे में दबने से पति पत्नी की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के मुरैना में फिर से मौसम का मिजाज बदलने से दिन में अंधेरा छा गया और फिर अचानक हुई बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। मध्य प्रदेश के धार में लगातार हो रही बारिश की वजह से मंदिर की सीढ़ियों तक पानी भर जाने से लोगों ने भगवान को मंदिर से निकालकर पुनर्वास स्थल में स्थापित किया। गुजरात के अरवली में गणपति का विसर्जन करने गए केशरपुरा गांव के 6 लोग तालाब में डूब गए, जिनमें से 2 के शव बरामद कर लिए गए हैं, बाकी की तलाश की जा रही है। गुजरात के मेहसाणा में एक होटल के मालिक और उसके बेटे के साथ कुछ अज्ञात लोगों ने जमकर मारपीट की। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। गुजरात के सूरत में मौत का लाइव वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक ने 4 मंजिला इमारत से छलांग लगाई। पुलिस खुदकुशी की आशंका बताकर जांच में जुट गई है। ओडिशा के भुवनेश्वर में नया ट्रैफिक एक्ट लागू होने से ज्यादा चालान कटने पर गुस्साए लोगों ने पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। पंजाब के जलंधर में दलित समुदाय के प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें गोली लगने से एक युवक घायल हो गया। दिल्ली एनसीआर में घंटे भर की तेज बारिश लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत दे गई। वहीं कई जगह जलभराव से लोग ट्रैफिक में फंस गए। टेलीविजन के चर्चित सीरियल लवकुश पर हंगामा मचा है। ऐसी समुदाय का आरोप है कि सीरियल में वाल्मीकि के इतिहास से छेड़छाड़ हुई है। सीरियल के विरोध में पंजाब बंद का ऐलान किया गया था और इसी दौरान पंजाब में सीरियल के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा। विरोध की आग सबसे ज्यादा जलंधर में फैली। बाजार बंद कराने के दौरान प्रदर्शनकारियों की एक दुकानदार से झड़प हो गई। झगड़ा इतना बढ़ गया कि दुकानदार ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चला दी, जिसमें एक युवक घायल हो गया। बड़े पीसफुली हथ जोड़ के उन्होंने दुकानदार ने कहा इन्होंने कि भाजी दुकान बंद कर दो, तो सारे लोग बंद करते पे तुम भी बंद कर दो। उन्हें कुछ नहीं पूछा, कहते जो साथियों ने दसिया उन्हें पिस्तौल कढ़िया, अपना पिस्तौल कढ़ के सीधे फायर कर 8 फायर होया, 2 पता नहीं 3 लगे आ, ये तो हम डॉक्टर दस सकता और बड़ी सीरियस हालत च लैके आए हैं। इस घटना के बाद प्रदर्शन कर रहे लोग और भड़क गए, लेकिन पुलिस के आला अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जैसे तैसे हंगामे को शांत करा दिया। उधर अमृतसर में लोगों ने रात के अंधेरे में ही रेल की पटरी पर बैठकर रेलों की आवाजाही रोकने की कोशिश की। दिन निकलने तक प्रदर्शनकारी पटरी पर ही जमे रहे, लेकिन पुलिस के भारी भरकम बंदोबस्त ने हालात को बिगड़ने नहीं दिया। वहीं वाल्मीकि समुदाय की ओर से बुलाए गए बंद का बरनाला जिला में भी असर देखने को मिला। लोगों ने बाजार बंद किया और विरोध मार्च निकालकर अपने गुस्से का इजहार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई पहुंचे, जहां उन्होंने 3 मेट्रो लाइनों का शिलान्यास किया।
इन तीनों लाइनों का नेटवर्क 42 किलोमीटर का होगा। मोदी ने मुंबई में अत्याधुनिक मेट्रो भवन की आधारशिला भी रखी। 32 मंजिला ये केंद्र 340 किलोमीटर की 14 मेट्रो लाइनों का संचालन और नियंत्रण करेगा। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अत्याधुनिक मेट्रो कोच का लोकार्पण किया। ये मेक इन इंडिया के तहत बनने वाला पहला मेट्रो कोच है। जिन 3 मेट्रो लाइनों की आधारशिला रखी गई है उनमें 9.2 किलोमीटर लंबी गायमुख से मीरा रोड, 12.7 किलोमीटर लंबी वडाला से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल और 20.7 किलोमीटर लंबी कल्याण से तलोजा लाइन शामिल है। करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए की लागत से मेट्रो नेटवर्क का विस्तार यहां किया जा रहा है। अभी मुंबई में सिर्फ 11 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क है, लेकिन 2023-24 तब तक ये बढ़कर 325 किलोमीटर से अधिक हो जाएगा। इसका सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि आज जितने लोग मुंबई में लोकल रेल से रोज सफर करते हैं, लगभग उतनी ही कैपेसिटी मेट्रो की भी हो जाएगी। लेकिन अब आप जो सफर करेंगे मुंबई की मेट्रो ट्रेनों में वह सिर्फ और सिर्फ स्वदेशी होगी, यानी मेड इन इंडिया होगी। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना था कि जो भी सामान बने वो इंडिया में बने, बाहर से हर चीज हम क्यों उसे लाते हैं। और यही वजह है कि इस वक्त आपको हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये आप देख रहे हैं कि जो मेड इन इंडिया के तहत जो बना हुआ तस्वीर है, वो यह जो मेट्रो है वह यहाँ पर है। और थोड़ी देर पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया।